बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में ये ऊँट किस करवट बैठेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी मिलकर हुकूमत बनाएंगे, या कि फिर PMLN पीपल्स पार्टी, MQM और दीगर लोग इत्तेहाद बनाएंगे। अभी सिचुएशन कुछ वाज़ेह नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कहते नज़र आ रहे हैं, चेयरमैन गौहर साहब भी कहते नज़र आ रहे हैं कि हमारे पास नंबर सबसे ज़्यादा हैं, हम हुकूमत बनाएंगे, न सिर्फ KPK में, वफाक में भी हम बनाएंगे। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मुतहरिक है, नून लीग आज़ाद उम्मीदवारों को अपने पार्टी में लाने में सरगर्म है। जो हुकूमती मामलात हैं बड़ी तेज़ी से जा रहे हैं और कराची की डायनामिक्स और कराची की सियासत भी तब्दील होने जा रही है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, आप चेयरमैन हैं कराची ग्रैंड अलायंस के, मंझे हुए पॉलिटिशियन है असलम खान हमें ज्वाइन किया है। खुश आमदीद कहेंगे असलम खान साहब। सर थैंक यू। असलम साहब, आपकी जो जमात है कराची ग्रैंड अलायंस, आप लोगों ने जनरल इलेक्शन में इंतखाबात में हिस्सा लिया। जहां तक हमारी इत्तलात है कोई एक भी नशिस्त आपको नहीं मिली। जी जी, तो वजह जान सकते हैं? कराची ने मुस्तरद कर दिया आपको। देखिए हम तो पहली टाइम जो है ना इलेक्शन लड़ रहे थे ना, फर्स्ट टाइम, और हमारा ये था कि हमने पहले अभी एंट्री डाली थी कि हमने इलेक्शन में डाल के लोगों को जो हमारा नारा है उसको लोगों को बताना है कि कराची के साथ जो ज्यादती हो रही है उस पर हमारा काम चल रहा है। अचानक हमने फैसला किया था कि भाई इलेक्शन में लड़ना है, लेकिन इसके बावजूद जो है ना हमें तमाम पार्टियों की तरफ से ऑफर आई कि आप हमारे हक में बैठ जाएं, आप हमारे हक में बैठ जाएं। हमने कहा यार हम लोग क्यों बैठ जाएं किसी के हक में, उन लोगों के हक में जिन्होंने इस पाकिस्तान को 77 साल से बर्बाद कर दिया है। कभी वो कभी वो कभी वो, तो हमने इसलिए कतई तौर पर मना कर दिया था कि हम किसी के हक में नहीं बैठेंगे। कराची के अवाम, हमें पता है कि हमें बहुत सारे लोग तो जानते ही नहीं है ना। ठीक है, अभी हमने अपनी नई एंट्री की है तो इसलिए हमें कोई सीट नहीं मिली, हमें इसकी कोई फिगर भी नहीं है। तो आगे हम अपने आप को मुनज़्ज़म कर रहे हैं। तो आगे की क्या स्ट्रेटजी है आपकी? कितने लोग मुतहरिक हैं, कितने लोग शमूलियतें करेंगे, आगे स्ट्रेटजी क्या आप लोगों ने बनाई है? देखिए आगे की स्ट्रेटजी हमारी ये है कि शहर कराची से जितने लोगों ने भी इलेक्शन लड़ा है, आपको पता है इलेक्शन किस टाइप के हुए हैं। मैंने तो आज से 6 महीने पहले भी और 2 महीने पहले भी एक इंटरव्यू में कहा था और अखबार में खबर भी लगाई थी कि ऐसे इलेक्शन होने नहीं चाहिए पाकिस्तान में, इससे पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचे। इससे बेहतर था कि इस इलेक्शन से बेहतर था कि जिन सेलेक्टेड लोगों को वो इलेक्शन के जरिए लाए हैं इनको पहले खुद ब खुद हुकूमत दे देते ताकि कोई इतनी बात भी नहीं खराब होती, और बोल देते भाई हमने जो है ना इंटरम गवर्नमेंट बनाई है 3 साल के लिए, कौमी हुकूमत बना देते, इन्हीं लोगों को हुकूमत दे देते, तो इतनी बात नहीं होती। लेकिन अब इस तरीके से इलेक्शन करा के आप सोचे ना कि हमें खुद नहीं पता कि हमारे वोट कितने हैं। नहीं तो आप 3 जगह से नहीं तो आपको क्या MQM के मैंडेट से भी तहफ़्फ़ुज़ आते हैं? MQM कह रही है हमें हमारा पुराना मैंडेट मिला है, हमारी पुरानी सीटें हम जीते हैं। जी, तो आज मैं खालिद मकबूल साहब का बयान सुन रहा था। पहले तो वो ये कहते रहे थे ना कि 2018 के इलेक्शन में कि एस्टेब्लिशमेंट ने हमें हरवा दिया। आज वो कह रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलना नहीं चाहिए, मुल्क की तरक्की को नुकसान पहुंच रहा है, मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंच रहा है, हमसाया मुल्क जो है वो हमें इससे फायदा उठा रहा है। यानी इससे पहले जब ये खुद बोलते रहे एस्टेब्लिशमेंट को बुरा, तो आज जो है वो आज कैसे किस मुंह से कह सकते हैं? आज फजलुर रहमान साहब का भी आपने इंटरव्यू देखा, उन्होंने तो बिल्कुल क्लियर कह दिया कि सब कुछ जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट कराती है। उन्होंने कह दिया कि जितने भी लोग थे तहरीक एतमाद में सबको एस्टेब्लिशमेंट ने पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ को ला के दिया। तो आप समझ लें बात को कि मतलब एस्टेब्लिशमेंट को ये सारे काम, सारे इल्जामात इन पे लग रहे हैं। आप ये देख लीजिए हमारे मुल्क की सूरत हाल ये है, दहशत गर्दी उरूज पर है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो एजेंसीज है उनका फेलियर है। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप देखिए हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, ठीक है, सरहदों पे दहशत गर्दियों में, और ये क्यों हो रहा है? ये सोचना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है और कौन लोग हैं। इनकी एक तो बख्शिश नहीं होनी चाहिए जो लोग हमारे जवानों को शहीद कर रहे हैं, उनको तो उनके साथ हम तो कहते हैं कि देखिए पाकिस्तान
को, इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि फौज को अलग रखे। और इस्टेब्लिशमेंट दुनिया में हुकूमतें चलाती हैं, देखिए दुनिया के अंदर जितनी भी हुकूमतें बनती हैं इस्टेब्लिशमेंट बनाती हैं, ठीक है, लेकिन इस तरीके से नहीं बनाती, इस तरीके वो चलाती हैं, बनाती नहीं है। बनाती तो अवामत, बनाते तो अवाम है। नहीं तो ये तो एक अलमिया है ना असलम साहब, ये तो एक अलमिया है कि जिसको मैंडेट मिलता है, जो हुकूमत बनाता है, वो कहता है कि इदारे भी अच्छे हैं, इस्टेब्लिशमेंट भी अच्छी है, सारे इदारे मिलके मुल्क की तरक्की पे काम करें। जिसको हिस्सा नहीं मिलता हुकूमती उमूर में, असेंबली में, तो फिर वो गरज बरस इस्टेब्लिशमेंट पर ही करता है। देखिए ना, अभी आप नवाज शरीफ को जब हटाया था तो नवाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट को बुरा कहा, इमरान खान कहने लगे इस्टेब्लिशमेंट और हम एक पेज पर हैं। इसके बाद जब इमरान खान को हटा दिया तो इमरान खान ने कहा कि हमें इस्टेब्लिशमेंट ने हटाया। इसके बाद अब ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इन लोगों को लाई है। तो मेरे भाई, आप ऐसे तरीकेकार वाजे करें। मैंने इसीलिए एक प्रपोजल दिया है, आज भी एक खबर मैंने रिलीज की है कि पाकिस्तान के अंदर पार्लिमानी निजाम फेल हो चुका है। पाकिस्तान में पार्लिमानी निजाम ब्लैकमेलिंग का काम है, ब्लैकमेलर्स जो है ना वो हुकूमत चलाते हैं। आप देखें तहरीक अदम एतमाद में कितने लोगों को इधर उधर करके कितने पैसे, यानी अरबों रुपए का खेल हुआ। अभी भी जो है उन लोगों को खरीदा जा रहा है जो आजाद है। भाई जो आजाद है, जो जिस पार्टी के नाम से जीता है, ठीक है, मेरा कोई वो नहीं है कि पीटीआई क्या है या पीपल्स पार्टी क्या है या मुस्लिम लीग नून क्या है। मैं कहता हूं कि सीधे साधे इलेक्शन होने चाहिए, जो जीत जाए उसको इख्तियार दे दो। इख्तियार को इस्टेब्लिशमेंट का काम होता है, इस्टेब्लिशमेंट अपनी पॉलिसियों के तहत चलाती है, लेकिन ये नहीं करती कि इख्तियार नहीं तो अगर ठीक है, लोगों को लाए भी। असलम साहब ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट की अपनी पॉलिसीज हैं, ठीक है, मैं उस पर बात नहीं करना चाहूंगा। मुझे ये बताइए कि जो आम आवाम ने एमक्यूएम को बशमूल पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया है, क्या वो आवाम का वोट नहीं था? देखिए, आवाम का वोट बिल्कुल था, लेकिन आप बिल्कुल ईमानदारी के साथ बता दें कि क्या ये सही मैंडेट है? लोगों ने इनको सही वोट दिए? अगर सही दिए तो मैं मान लेता हूं। आज आप पूरे कराची में चले जाएं, पूरे सिंध में चले जाएं, लोग एहतजाज कर रहे हैं। आप लोगों से पूछे, मैं तो ग्राउंड में रहता हूं ना, मैं तो पैदल ही खेलता घूमता फिरता हूं ना, तो मैं तो यही देख रहा हूं कि लोग, आप यकीन करें या नहीं करें, हमारे मुल्क के इदारों को लोग बुरा कह रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बुरी बात है। इदारे हमारी जान है, हमारे इस्तेहकाम है, इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए इदारों के लिए जरूरी है कि इदारों का कैरेक्टर बिल्कुल साफ होना चाहिए और उन पर कोई आवाज ना उठाई जाए। जब इदारों पर आवाज उठेगी तो ये हमारे मुल्क के इस्तेहकाम के लिए खराबी है। लिहाजा इदारे हमारी जान है, इदारों को जो है ना किसी को भी बुरा नहीं कहना चाहिए, और जो लोग इन इदारों में पॉलिसी बनाते हैं उनको भी चाहिए कि उन इदारों का ख्याल करें, इस मुल्क का ख्याल करें। इमरान बानी पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान में धांधली का नोटिस ले, इस पे आवाज उठाए। कैसे देखते हैं इस स्टेटमेंट को? क्या क्या कहा है? अमेरिका पाकिस्तान में धांधली के खिलाफ आवाज उठाए। नहीं, क्यों उठाए? अमेरिका कौन होता है? अमेरिका कौन है भाई? अमेरिका क्यों उठाए? यहाँ की से अपील करनी चाहिए। कोर्ट जो है, हमारे मुल्क की कोर्ट जो है, वो फैसला देती, इंसाफ नहीं देती। मैंने आज कहा है कि 1 महीने के अंदर इन तमाम अपीलों का फैसला होना चाहिए, ताकि भाई 1 महीने के अंदर जिनका जो हक है उनको मिलना चाहिए, और कोर्ट्स को चाहिए कि वो सही फैसले दें, जायज फैसले दें। जो जीता है उसको जीता हुआ करार दें, जो हारा है उसको हारा हुआ करार दें। ये स्टेटमेंट, मैं कहीं गलत कह रहा हूं तो आप बताएं। ये किस तनाजुर में बानी पीटीआई ने ये स्टेटमेंट दी है? बानी तरफ वो तो जेल में बैठा हुआ पागल हो गया था, हालांकि अगर ऐसी बात कर रहा है तो आप मुझे बताएं ना, ऐसी बात करने की जरूरत है? आप बोले हमारे मुल्क की अदालत, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हमें भी मालूम है कि वो फैसले सही नहीं दे रही अदालतें। अदालतों से अपील करो कि भाई सही फैसले दो। ठीक है, अमेरिका हमारा माई बाप है, लेकिन इस तरह नहीं है कि वो हमारे फैसलों में भी जो है ना मुदाखलत करे। ठीक है, ठीक है हमारा कहना। ठीक है जी, आगे आपका पॉइंट। बहुत शुक्रिया चेयरमैन कराची ग्रैंड अलायंस असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने अपना मौक़िफ़ दिया। दीगर मेहमानों को भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे और हम बात करेंगे कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा। हर बार धांधली के इल्ज़ामात लगते हैं, देखते हैं कि हुकूमत बनाने में कौन कामयाब होता है। हमें याद है कि जब पीटीआई ने 2018 में हुकूमत बनाई थी तो तब भी
बाकी जमातों ने कहा था कि हमें पता है खान साहब आप सिलेक्टेड हैं, लेकिन जमहूरियत की बका के लिए हम आपकी हुकूमत को तस्लीम करते हैं। तो फिर क्या अब भी ऐसा होगा? लेकिन अब आप देखें ये करें कि मौलाना साहब हुकूमती इत्तेहाद में शामिल नहीं हो रहे हैं। अभी तक का जो उनका स्टेटमेंट है वो मुमकिन है कि इत्तेहाद में ना बैठें, और ये पहली बार होगा। मुतादिद बार उन पर तनकीद की जाती है कि वो हुकूमत के सिवा नहीं रह सकते, लेकिन आज वो ऐसा क्यों कह रहे हैं और वो इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करते हुए नज़र आते हैं। अब क्या वो पीटीआई के साथ उनकी मुलाकात होगी? सियासत में सब कुछ पॉसिबल है। माजी के हरीफ एक दूसरे की मुखालिफ और मुखालिफ क्या कहें, कट्टर मुखालिफ, और आज वो एक साथ बैठ भी जाते हैं। और माजी में भी ऐसा हुआ है कि काफ लीग को साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कातिल लीग कहा था, फिर हमने देखा कि सीनियर वज़ीर और फिर बड़े बड़े मनसब पर उनको हुकूमत के साथ इत्तेहादी बनाया गया। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने कई बार मुल्क की सियासत के देखे, ज़ुहैब मंशा हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर। ज़ुहैब मंशा साहब, खुश आमदीद कहेंगे शो में। बहुत शुक्रिया ताजिद साहब, थैंक यू। ज़ुहैब मंशा, ये अब कुछ हमारे जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसमें कुछ तब्दीली नज़र आ रही है। पीटीआई और जेयूआई आपस में एक दूसरे के लिए बर्फ पिघल रही है, मिलने के ख्वाहिशमंद नजर आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी भी मुतारिक हो गई है। ये अचानक नून स्क्रीन से गायब नजर नहीं आ रही ज़ोएब भाई? नून स्क्रीन से गायब नहीं है, बट क्योंकि इस वक्त सबसे अहम जरूरी है वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और जाहिर है आगे नई गवर्नमेंट बनने जा रही है, तो उसके लिए जो है वो कोशिशें यही की जा रही है। आपने देखा कि जैसे कल मनोज साहब भी कह रहे थे कि हमसे जरदारी साहब ने राब्ता किया, लेकिन खान साहब का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जब तक हमारा मैंडेट नहीं दिया जाता हम किसी के साथ नहीं बैठेंगे। लेकिन ये क्या बात है जो आज की जो डेवलपमेंट हो रही है कि सीएस और पीटीआई जो है उसमें जो है वो फासले कम हो। आई थिंक इसका मकसद भी यही होगा कि उनको जो गवर्नमेंट बनती है उसमें अगर अपोजिशन भी हो तो एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन। मौलाना फजल रहमान की इस स्टेटमेंट को कैसे देख रहे हैं ज़ुहैब मंशा कि माजी की हुकूमत, बानी पीटीआई की हुकूमत जो तहरीक अदम से गिराई गई, फजल रहमान साहब ने इल्ज़ाम किया, सीधा उन्होंने कहा कि बाजवा साहब के कहने पर गिरी है। मेरे ख्याल से ये इस वक्त ये जो सारे मौलाना साहब बयान दे रहे हैं उसका मकसद तो यही है कि ये थोड़ा सा अपने फासले कम करना चाह रहे हैं। अदरवाइज अगर सिर्फ ये कहा जाए कि कल के पीढ़ी सरकार जो है वो उस वक्त वो किस गिराएगी गिराएगी तो सबको पता है, और बेनिफिशियरी मेरे आज मौलाना साहब का ये भी मुझे बताइएगा ज़ुहैब, एक तो आपकी तरफ गालबन सिग्नल कम है, मुझे ये भी बताइएगा कि पीटीआई का वफ्द मौलाना साहब की रिहाइशगाह पर पहुंच गया है, तो ये कितना सूदमंद साबित होगा? ये जो दौरा है जो पीटीआई की सीनियर क़यादत मौलाना साहब से मिलने गई है, माजी में बड़ी चपकलिश रही है दोनों पार्टियों के दरमियान, कायदीन के एक दूसरे के खिलाफ बड़ी वो कहते हैं ना जहर आमेज स्टेटमेंट दी गई हैं। मुमकिन है ज़ुहैब मंशा का राब्ता मुनक़ता हो गया है। जैसे राब्ता बहाल होगा ज़ुहैब मंशा को फिर हम लाइन पे लेंगे। हमने देखा कि ये जो मुलाकात होने जा रही है, पीटीआई की सीनियर क़यादत मिलने जा रही है जेयूआई के रहनुमा और पीडीएम के रहनुमा मौलाना फजल रहमान के साथ, तो ये कितनी सूदमंद साबित होगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि एक नया इत्तेहाद बन के सामने आएगा और नून लीग के साथ हाथ होने जा रहा है? इन तमाम चीज़ों पर हम बात कर रहे हैं अपने मेहमानों से कि आखिर पाकिस्तान की सियासत किस सिमत जा रही है। इज्तिमा में गैस की कीमतें भी निगरान हुकूमत ने समरी जारी कर दी है, गैस की कीमतों में इजाफ़ा कर दिया गया है। दूसरी जानब MQM अपने फ्यूचर, MQM अपने सियासी हिकमत अमली अभी तक वो उन्होंने पत्ते शो नहीं किए। ज़ुहैब मंशा, मैं आपसे सवाल ये कर रहा था, आप सुन सकते हैं? जी जी बिल्कुल। ज़ुहैब भाई, ये बताइएगा कि ये जो आज पीटीआई के लोग मौलाना साहब के पास गए हैं, कुछ लेकर आएंगे? अच्छी मुलाकात साबित होगी? बिल्कुल ऐसे ही है। पीटीआई के वफद का मौलाना साहब की तरफ जाना ही बड़ी सियासी डेवलपमेंट मेरे ख्याल से माजी में जो कुछ होता रहा, वो जो जिस तरह फासले थे मौलाना साहब की तरफ से या पीटीआई
बानी पीटीआई की तरफ से जो बयानबाजी थी, अब ये वक्त है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बड़े सोच समझ के चलने का। जाहिर है नई गवर्नमेंट बननी है, कौन आएगा प्राइम मिनिस्टर, कौन किस तरह अपोजिशन में बैठना है, किस तरह आप सब लोगों ने तमाम पॉलिटिकल पार्टियों में, तमाम स्टेक होल्डर हैं जिनके पास मैंडेट है, उन्होंने अपना रोल अदा करना है। तो मेरे ख्याल से बड़ी डेवलपमेंट है, आनी चाहिए पीटीआई की तरफ से। जो ये लचक दिखाई जा रही है मेरे ख्याल से वो शायद अप्रिशिएटेबल। ये भी मुझे बताइए, आपका एक्सपीरियंस, आपके जराए, ग्राउंड रियलिटीज क्या कह रही हैं? किसकी हुकूमत बनने जा रही है? इत्तेहादी हुकूमत होगी, लेकिन लीड कौन करेगा? इत्तेहादी हुकूमत होगी लेकिन लीड नून लीग ही करेगी, ये तो वाज़ेह है। अगर आपको वैसे लग रहा है कि नून लीग जो है वो कहीं नजर में आ रही स्क्रीन पे, तो ऐसा नहीं है। अच्छा। मुमकिन तौर पर जो हमारे जराए हैं उनके मुताबिक पीएम होंगे और प्रेसिडेंट अभी जो है ज़ोहैब अभी हुकूमत बनी नहीं है और एक तासुर दिया जा रहा है कि ये हुकूमत अगर बन भी गई तो 1 साल चलेगी। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत लोग के लोग हैं, जो भी हुकूमत में आएगा उसको लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग और बहुत ज्यादा उसके लिए मसाइल पैदा होंगे। इतना आसान नहीं होगा एक्टिव सूरत में चलना। और आपने देखा कि पीपल्स पार्टी ने भी वाज़ेह तौर पर कह दिया कि हम नून लीग को सपोर्ट करेंगे लेकिन हम हुकूमत का हिस्सा नहीं करेंगे। सो जो भी हुकूमत में आएगा या जो भी पार्टी आएगी उसके लिए आगाज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, बहुत मसाइल होंगे, लेकिन ओवरऑल जो एक्चुअल है वो है पोलिटिकल स्टेबिलिटी। इलेक्शन अब हो चुके हैं और अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो पोलिटिकल स्टेबिलिटी, उसकी ही तरफ जो है वो सबको जाना चाहिए। और उसके लिए जो है ये पीटीआई का पकड़ मौलाना साहब से मिल रहा है और वहाँ दूसरी तरफ एक अपोजिशन हो सकती है, इधर एक कंबाइन हुकूमत बनेगी। मेरे ख्याल से डेवलपमेंट तो होती है। लास्ट आपसे मेरा सवाल है ज़ोहैब मंशा, ये बताइएगा, MQM नून लीग के साथ बैठेगी, कितनी मिनिस्ट्रियां मिलेंगी और सिंध में पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी, ये भी सबके सामने है। ये इत्तेहाद 1.5 साल या 1 साल, अभी वो सियासी पंडित तो यही कह रहे हैं, तो फिर क्या दोबारा इलेक्शन होगा, फिर दोबारा अरबों रुपए के अखराजात होंगे? बिल्कुल नजर तो ऐसी आ रहा है, अनफॉर्चुनेटली ऐसा होना तो नहीं चाहिए। कौम का पैसा है और कौम के पैसे को अच्छी जगह भी इन्वेस्ट होना चाहिए। लेकिन देखिए ये तो हमारे एनालिसिस है, हो सकता है कि हमारे ये अल्लाह करे कि हमारे ये एनालिसिस गलत साबित हो, जो भी हुकूमत आए वो चले, मुल्क में इस्तेहकाम पैदा हो, अदम इस्तेहकाम दूर हो, मुल्क में पॉलिटिकल इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी कायम हो, मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो, मुल्क अच्छे ट्रैक पर आए। जो भी फैसला करने वाले हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह हैं, उनको तो यही चाहिए कि वो सोच समझ कर फैसला करें। लेकिन देखिए जो आपने एमकेएम के वाले से पूछा है, एमकेएम को बिल्कुल एक मिनिस्ट्री मिल सकती है, उनको एक मिनिस्ट्री मिलेगी भी, ये तो कंफर्म है। एक से काम चलेगा ज़ोहैब? 17 MNA मिनिस्ट्री एक वफाक में? बिल्कुल चलेगा, लेकिन एक कोई अच्छी मिनिस्ट्री मिल जाए तो इनका काम चलेगा। अच्छा, फिर मुझे ये भी बताएं, बिलावल साहब ने एक रिक्वेस्ट भी की थी 2 दिन पहले कि मैं साबिक सदर को सदर बनता देखना चाह रहा हूं, ये बनते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, जरदारी साहब सदर बनते हुए नजर आ रहे हैं बहुत वाज़ेह तौर पर। लेकिन पीएमशिप के लिए जो है वो कोई एक बड़ा सरप्राइज मिल सकता है। अचानक पीएमशिप का जो कैंडिडेट है वो एक सरप्राइज के तौर पर सामने आ सकता है, जैसे हमने इंटरम में काफिर साहब को देखा। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। ज़ोहैब मंशा ने अपना मौक़िफ़ दिया और बताया कि प्राइम मिनिस्टर सरप्राइजिंग पर्सनालिटी हो सकती है। अलबत्ता ज़्यादा चांसेस हैं साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी के कि वो दूसरी मरतबा पाकिस्तान के सदर मुंतखब हो जाएं। ये फार्मूलाज और पावर शेयरिंग पर इस वक्त मुलाकातों का सिलसिला जारी है। MQM को कितनी मिनिस्ट्रियाँ मिलेंगी वफाक में? सिंध में गालिबन वो अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। सिंध में पीपल्स पार्टी के पास अक्सरियत है, वो खुद हुकूमत बना लेंगे, दीगर पार्टियाँ अपोजिशन में जाएंगी। अभी कुछ कहना कबल वक्त होगा। अभी इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, आप MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हैं, गुलाम जिलानी साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर। गुलाम जिलानी साहब, खुश आमदीद कहेंगे शो में। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। गुलाम जिलानी साहब, पहले तो मुबारक हो आपको कि आपका पुराना मैंडेट आपको मिल गया। सिंध से और वफाक से भारी अक्सरियत में आप लोगों को वोट पड़ा है, लेकिन आपके मैंडेट पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात और क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि आप लोगों को मैंडेट मिला नहीं है, दिलवाया गया है, क्या कहेंगे?
बहुत शुक्रिया साजिद भाई आपका। और जो इस तरह की बातें कर रहे हैं उनसे मेरा एक बहुत ही मासूमाना सवाल है कि भाई एमक्यूएम तो 1988 से लेकर आज तक जो है वो इसी मैंडेट पे काम करती हुई आई है ना। यही मैंडेट अवाम ने जो है वो एमक्यूएम को दिया है और 2018 में यही मैंडेट हमसे इसी तरीके से वापस लिया भी गया था। तो जब हमसे लिया गया था, जब किसी ने एतराज नहीं करा कि एमक्यूएम के साथ ज्यादती हुई है, तमाम मामला हुए हैं और कोई जो है वो हमारे हक में आवाज उठाने को तैयार नहीं था। आज अगर आवाम ने एक दफा फिर एतमाद किया है, सारी चीजें हैं, तो मैं नहीं समझता कि इसमें लोगों के पेट में दर्द होना चाहिए। और रियली अप्रिशिएट कि कराची के जो मकामी लोग हैं उनकी जमात भारी अक्सरियत से जीत गई है। अब कराची के लिए क्या पार्टी प्लान्स हैं, क्या स्ट्रेटजी है कि शहर को कैसे बनाना है? मेयर कराची पीपल्स पार्टी के हैं, कोलिशन कैसा होगा? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि फिर ये पूरा 1.5-2 साल हम एक दूसरे पे तनकीद करके ही गुजार दें? देखें, ये सारी चीजों पे बात की है साजिद भाई। पहले जो है अभी सबसे बड़ा जो मसला है वो गवर्नमेंट बनाने का है ना। और जो सूरत हाल इस वक्त नजर आ रही है मुझे वो इंतहाई गंभीर नजर आ रही है। अच्छा। और नहीं समझ में आ रहा कि कौन सी दो जमातें मिलकर जो है वो इस मुल्क की भागदौड़ को संभालेंगी और कौन सी दो जमातें जो हैं वो उनके पीछे लगी हुई होंगी। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक जो है इस पाकिस्तान के हक में जो है वो बेहतरी करे और जो भी इस मुल्क की भागदौड़ संभालता है वो खुसूसी तौर पर इस पाकिस्तान के साथ और इस कराची के साथ जो है वो इंसाफ करे ताकि इस कराची शहर को उसकी खोई हुई रौनकें जो है वो बहाल करने में इनकी अपना किरदार अदा कर सकते। अगर मैं गलत ना हूं तो मुझे सही कीजिएगा, 17 आपकी नेशनल असेंबली की नशिस्तें हैं और माजी में भी आपकी नशिस्तें 7, 8, 12 रही हैं, लेकिन 1 या 2 आपको विफाक से मिनिस्ट्री दी जाती है, स्पेशली आईटी की। इस बार 17 एमएनए आप किसी भी हुकूमत का हिस्सा बनेंगे, जो भी बनेगी, गालबन उम्मीदें यही है कि आप हुकूमत का हिस्सा बनेंगे। लेट सपोज अगर आप हुकूमत का हिस्सा बन जाते हैं तो फिर एक मिनिस्ट्री का आपको लॉलीपॉप दिया जाएगा या कि आप मुतादिद भी ले सकते हैं? देखिए, एमक्यूएम का पहला जो टारगेट है वो तो आइन में तरमीम है ना। 18वीं आइन के हवाले से जो है वो सूबे के हवाले से जो इख्तियारात है इसमें तरमीम के हवाले से सबसे पहला तो एमक्यूएम का ये एजेंडा है जिस पर एमक्यूएम काम कर रही है। और उसके बाद जो है फिर देखेंगे कि कौन सी मिनिस्ट्री मिलती है और कौन सी नहीं मिलती। और जिस आपने जो बताया कि इससे पहले भी एमक्यूएम के पास 17, 18 और 22 सीटें तक जो है वो रही है। ऐसा नहीं है कि एमक्यूएम को पहली मर्तबा मिली है, ऐसा ही है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारे जो 18वीं तरमीम है सूबों के हवाले से उसमें तरमीम करवाने में एमक्यूएम जो है वो कामयाब होगी और इंशाल्लाह उसके बाद देखेंगे। इस तरीके से भी वफाक में आवाज है कि कम से कम 5 से 6 जो है वो ठीक है। ये भी मुझे बताइएगा, चूंकि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी कराची से आप पहले इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर चुके हैं और जीत भी चुके हैं, फॉर्मर एमपीए भी रहे हैं आप, इस बार कोरंगी में क्या पोजीशन रही? और पीपल्स पार्टी एक सूबाई नशिस्त जीतने में कामयाब हो गई है, ऐसा ही है? जी बिल्कुल। इस दफा जो है पीपल्स पार्टी ने पहली मर्तबा जो है डिस्ट्रिक्ट कोरंगी से कोई सीट जीती है और एमक्यूएम के पास इस वक्त 3 जो है वो नेशनल असेंबली की सीट्स हैं और 2 सीट जो है वो हमारे पास सूबाई असेंबली की है। तो पहले भी हमारे पास 5 से 6 सीटें थी और इस दफा भी हमारे पास यही सीटें हैं। एक सीट का फर्क पड़ा है इंशाल्लाह, तो उसको भी कोशिश करेंगे। तो इस पे एक सवाल, मासूमाना सवाल अगर जान की अमान पाऊं, वो एक है हमारे फॉर्मर एमएनए और आपने इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट किया एनए 234 से, अली राशिद साहब, उन्होंने कहा सूबाई सीट में जीत गया, विफाकी कैसे हार गया? धांधली हो गई है मेरे साथ। तो एमक्यूएम ने की है धांधली? देखें, नेशनल असेंबली की जो सीट है उससे कम 3 से 4 जो है वो पीएस की सीट्स है ना। इस तरीके से अगर आप देखें तो जो एनए 234 की सीट है इसके ऊपर जो है वो 95 भी है, 94 भी है, 93 भी है और 96 का भी जो है वो 50% एरिया जो है वो इसमें शामिल होता है। तो ये 4 पीएस जो है मिला जुला के जो है वो इस एनए के ऊपर है। तो अगर एक पीएस से अगर आप एक एनए की सीट को कंपेरिजन करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये नाइंसाफी होगी जीतने वाले उम्मीदवार के साथ। और यहीं से पहले जो है आमिर मोइन भाई जो थे हमारे, वो सिर्फ 1100 वोट से जो है वो उनको हराया गया था, जबकि वो यहाँ से सीट जीते हुए थे।
तो मैं समझता हूँ कि इस तरीके से रोना धोना करने से जो है वो बात आना चाहिए और आगे के सफर के ऊपर जो है कामयाब होना चाहिए। जिसको जो सीटें मिलनी थी वो मिल गई है। कराची को उसका खोया हुआ मैंडेट जो है वो एमक्यूएम को मिला है और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आइंदा भी इसी तरीके का जो है वो आवाम का सपोर्ट। लास्ट में सर आपका वक्त बड़ा कीमती है। रजा हारून और दीगर शख्सियात ने हमने देखा था कि इलेक्शन के दिनों में पीपल्स पार्टी को वो लोग प्यारे हो गए थे, क्या अब वापस भी आने के इम्कानात हैं? देखिए एमक्यूएम ने कभी भी किसी के लिए अपने दरवाजे बंद नहीं करे और मैं समझता हूँ कि अगर वो अब सोच भी रहे होंगे कि एमक्यूएम को उसका खोया हुआ वकार जो है वापस मिला है तो बिल्कुल अगर वो आते हैं तो उनको एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो वेलकम करेगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया गुलाम जिलानी साहब, आपने एमक्यूएम पाकिस्तान का मौक़िफ़ दिया। मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए, इसी उम्मीद के साथ मेरा मुल्क शाद व आबाद रहे। अल्लाह हाफ़िज़।